लाइव स्ट्रीट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वकील साहब देखते हैं और उसमें हर बार हम कोशिश करते हैं कि नए विषय पे बात करने के लिए। 1835 में लॉर्ड मैकाले आया था यहाँ पे। वो आया था भारतीय शिक्षा पद्धति को बर्बाद करने के लिए। जो हमारे कनेक्टिंग लैंग्वेज संस्कृति थी उसको खत्म करके इंग्लिश को बनाने के लिए, और वो सफल भी रहा। उसने इस देश के, हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया, हमारे गुरुकुल को बर्बाद कर दिया। और जो हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज संस्कृत थी, जहाँ ईस्ट से यूपी, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ संस्कृत के द्वारा कनेक्ट होता था, आज की डेट में इंग्लिश के द्वारा कनेक्ट हो रहा है। आज हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है, हिंदी भी नहीं है कनेक्टिंग लैंग्वेज। ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है, इसका भी तरीका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आर्टिकल 351 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमने आर्टिकल 351 को पूरी उस स्पिरिट में लागू नहीं किया। और आर्टिकल 351 को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप कम से कम 8वीं तक, वैसे तो 10वीं तक हो जाए तो अच्छा है, आप 3 लैंग्वेज फार्मूला इंट्रोड्यूस कर दीजिए। एक होगा आपका संस्कृत हो जाएगा, एक आपका हिंदी हो जाएगा, तीसरा लैंग्वेज आपकी जो वहाँ की स्टेट की लैंग्वेज हो सकती है, कश्मीरी हो सकती है, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, अपने स्टेट की लैंग्वेज हो सकती है। इस 3 लैंग्वेज फार्मूला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, उसको लागू करने से मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमें जो सबसे बड़ा खतरा है इस मैकाले की शिक्षा पद्धति से है। हमारी आने वाली जनरेशन वो भारतीय नहीं बन रही है, उसकी सोच भारत की जैसी नहीं बन पा रही है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम है, जो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है, वही है। इस कार्यक्रम में हम हमेशा संविधान की बात करते हैं और संविधान के उस हिस्से की बात करते हैं जिसको आज तक टच नहीं किया गया, जिसको लागू नहीं किया गया। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 16। आप संविधान को पढ़िए, गूगल करके देखिए। आर्टिकल 16 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, यह सरकार की ड्यूटी है कि वो सबको समान अवसर उपलब्ध कराए, नौकरियों में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या आज इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है? आपका आईएएस का एक एग्जाम होता है, आपका इंजीनियरिंग का एक एग्जाम होता है जेई, मेडिकल के लिए एक एग्जाम होता है नीट, बैंक का एक एग्जाम हो रहा है, क्लैट का एक एग्जाम हो रहा है, रेलवे का एक एग्जाम होता है। लेकिन सिलेबस, कम से कम 40 तरीके के सिलेबस चल रहे हैं भारत में। लगभग 40 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं। सबको समान अवसर तब मिलेगा या तो इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, आईएएस का, बैंक का, रेलवे का एक पेपर यूपी वालों के लिए बने, एक बिहार बोर्ड के हिसाब से बने, एक बंगाल बोर्ड के हिसाब से बने, एक गुजरात बोर्ड के हिसाब से बने। अन्यथा पूरे देश में एक सिलेबस लागू किया जाए। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस। और ये कोई मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं जो संभव नहीं है या कहीं हो नहीं रहा है। दुनिया के कई देशों में चल रहा है। यूनिफॉर्म एजुकेशन चाइना में लागू है, फ्रांस में लागू है, अमेरिका ने लगभग एडॉप्ट कर लिया, सिंगापुर में चल रहा है। और कहीं नहीं भी चल रहा हो तो हमारा संविधान कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इक्वल अपॉर्चुनिटी जब तक यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं होगा, समान शिक्षा नहीं होगी, समान शिक्षा के बिना समान अवसर उपलब्ध कराना यह केवल और केवल एक धोखा है, हो ही नहीं सकता है। समान शिक्षा का मतलब ये जो 40 तरीके के बोर्ड हैं, इनको मर्ज करके एक देश एक शिक्षा बोर्ड, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बना दिया जाए। समान शिक्षा का मतलब जो 40 तरीके के सिलेबस चल रहे हैं, इनको मर्ज करके एक्सपर्ट कमेटी बैठ जाए, वो डिसाइड कर ले कि पूरे देश में मैथ में क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाना है, फिजिक्स में क्या पढ़ाना है। और हमारे देश में केवीएस, जो केंद्रीय विद्यालय, ऑलरेडी वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन है। केवीएस का पढ़ने वाला बच्चा कश्मीर में हो या लद्दाख में हो या लक्षद्वीप में हो या कच्छ में हो या कामरूप में हो, उसकी किताब एक होती है। हम क्यों एक बढ़िया सा एक एक्सपर्ट कमेटी बना के इस देश में कम से कम जो मेन सब्जेक्ट है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो वास्तव में पूछे जाते हैं आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, जो और भी एग्जाम होते हैं उसमें, क्यों नहीं उसका हम वन सिलेबस डिजाइन कर देते? अगर 40 तरीके के टैक्स को मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स लागू हो सकता है, तो 40 तरीके के सिलेबस को मर्ज करके वन नेशन वन सिलेबस लागू हो सकता है। उससे जातिवाद खत्म होगा। जो क्लास का एक डिफरेंस चलता है बच्चों के मन में, 5,000 रुपये फीस देने वाला वो अलग किताब पढ़ रहा है, 10,000 फीस देने वाला अलग किताब पढ़ रहा है, 2,000 रुपये फीस देने वाला अलग किताब पढ़ रहा है, CBSE बोर्ड का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, ICSE बोर्ड का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, यूपी बोर्ड का बच्चा अलग पढ़ रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ रहा है। वो जो एक डिफरेंस आता है वो खत्म होगा। केवल इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात कट्टरवाद और मजहबी उन्माद खत्म होगा। अगर हमने 12वीं तक यानी 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए वन नेशन वन सिलेबस और वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बना दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस देश में भाईचारा बढ़ेगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, कट्टरवाद मजहबी उन्माद बहुत कम होगा, सबको समान अवसर भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये जो एजुकेशन माफिया लूट रहे हैं उनकी लूट कम हो जाएगी, जो कोचिंग माफिया लूट रहे हैं उनकी लूट कम हो जाएगी, जो बुक माफिया लूट रहे हैं उनकी लूट भी कम होगी। और जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सपना था, जो सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर का सपना था, जो वीर सावरकर साहब का सपना था, वो सपना साकार होगा। उन्होंने इतने क्लास के लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं किया। सावरकर साहब ने समुद्र में छलांग लगाई थी इस भारत के लिए नहीं, जहां पे इतने सारे क्लास हो गए, EWS, BPL, LIG, MIG। बाकी ठीक है आर्थिक स्थितियों के हिसाब से हो, लेकिन गरीब के बच्चे की किताब अलग, अमीर के बच्चे की किताब अलग क्यों? अगर इस देश में हम वास्तव में एकता अखंडता मजबूत करना चाहते हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या हम इस समाज फेस कर रहा है रेडिकलाइजेशन का, उसका एक ही तरीका है, ये जो कानून इस समय चल रहा है राइट टू एजुकेशन, इसको बदला जाए, इसका नाम रखा जाए राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी कानून है हमारे पास, लेकिन उसका नाम है राइट टू एजुकेशन। उसी में राइट टू इक्वल एजुकेशन करने की जरूरत है। और राइट टू एजुकेशन अभी केवल 14 वर्ष तक के बच्चों पे लागू होता है। इसको राइट टू एजुकेशन को 14 वर्ष से बढ़ा के 18 वर्ष तक कर दिया जाए, इतना सा कर दिया जाए। फंक्शनिंग की बात है, हमारी GST काउंसिल बनी हुई है। GST काउंसिल कैसे काम करती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो अध्यक्ष होता है GST काउंसिल का, और जो राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसके मेंबर होते हैं। इसी पैटर्न पे एक एजुकेशन काउंसिल बन सकती है। सेंटर का जो एजुकेशन मिनिस्टर, उसका एजुकेशन काउंसिल का प्रेसिडेंट अध्यक्ष होगा, राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर उसके मेंबर होंगे। जैसे GST काउंसिल मीटिंग करती रहती है, ऐसे एजुकेशन काउंसिल मीटिंग करती रहेगी, और आराम से कम 80% सिलेबस एक यूनिफॉर्म किया जा सकता है, समान किया जा सकता है। उसके बाद यूनिफॉर्म जब एजुकेशन होगा, तब वास्तव में जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, समता, समानता, समरसता, समान अवसर, तब जाके वो लागू हो पाएगा। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस पे ध्यान देंगे, और बहुत जल्द यूनिफॉर्म एजुकेशन के ऊपर संसद में भी बहस होगी। समाज तो कर ही रहा है, समाज कर ही रहा है, और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इस वीडियो को देखने के बाद केवल अपने तक सीमित मत रखिए, कम से कम अपने सांसदों को टैग करके जरूर ट्वीट करिए, अपने फेसबुक पे इसको डालिए, कम से कम इसको 10 लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करिए, और उनको फॉरवर्ड करने के बाद ऐसे मत छोड़िए, नहीं फॉरवर्ड करने के बाद लोग पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। उनको रिक्वेस्ट करिए कि ये लिंक को आप जरा सुनिए, और आप भी इसको सुनने के बाद 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए। मुझे लगता है अगर ये हमने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया तो बहुत जल्द समान शिक्षा का जो सपना था हमारे संविधान निर्माताओं का, वो साकार हो जाएगा। और वर्तमान सरकार में अगर समान शिक्षा लागू नहीं हो पाई तो ध्यान रखिए कभी नहीं लागू हो पाएगी।